नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, साहित्य कल्पना की ऊंची उड़ान जो है उसको स्वर देता है। ये हमारे आज के यथार्थ का एक आईना भी है। समाज बदल रहा है, जीवन मूल्य बदल रहे हैं और इन सब बदलते हुए मूल्यों की एक बड़ी सुंदर आकाशी अगर हमें दिखती है तो हमें आज के समकालीन साहित्य में दिखती है। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर को भोजन चाहिए हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, वैसे ही हमारे अंतस को साहित्य की आवश्यकता पड़ती है पूरी तरह प्रफुल्लित होने में। वो साहित्य हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक खुराक का काम करता है। साहित्य से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है हमारे अपने बौद्धिक विकास के लिए। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हिंदी भाषी प्रदेश होने के नाते हमारे हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा कार्य साहित्य के क्षेत्र में हो रहे हैं, हिंदी के क्षेत्र में हो रहे हैं और हरियाणवी भाषा में भी बहुत सारा साहित्य जो है रचा जा रहा है। क्या क्या नए प्रयोग हिंदी के क्षेत्र में हरियाणवी साहित्य में हो रहे हैं, क्या दिशा हरियाणवी साहित्य ले रहा है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रबुद्ध साहित्य सेवी डॉक्टर चंद्र त्रिखा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा कई दशकों से साहित्य सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में निदेशक हैं हरियाणा साहित्य अकेडमी के। सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है जी, और साहित्य की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बाल्यावस्था और युवा काल की बात करूंगा। एक समय था जब हिंदी में जो लिखा जाने वाला साहित्य है या जो हिंदी भाषा है वो चंपक के ज़रिए, नंदन, सुमन, सौरभ, इस तरह की जो छोटी छोटी जो कॉमिक्स टाइप जो चीज़ें होती थी उससे छोटे बच्चे पढ़ते थे। मैं भी उस पीढ़ी का हिस्सा रहा हूँ। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था तो फिर स्कूल में जाता था तो वहाँ जो बाल भारती में हिंदी की जो बड़े बड़े प्रख्यात साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को वो पढ़ता था और उसमें एक साहित्य के प्रति एक रुचि जागृत होती थी। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे युवा बालक ऐसे होते थे कि वो जो अभिरुचि उनकी उस समय उत्पन्न हुई वो ताउम्र उनके साथ रही। लेकिन अब आज के युग में मैं सर देख रहा हूँ कि ये यथार्थ जो है थोड़ा बदल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसके क्या कारण हैं और दूसरी बात ये है कि जो साहित्य के प्रति जो अभिरुचि एक युवा वर्ग में और बच्चों में पैदा करने की जो भावना है उसे कैसे बल मिलेगा? नहीं, मैं आपके इस प्रश्न को बड़ा प्रासंगिक मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जो हमें हताशा नहीं देते, उम्मीद की किरण भी देते हैं। अब इस वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं उस दौर में सबसे बड़ा संकट जो है वो ये इस बात को लेके है कि ये सूचनाओं का एक विस्फोटक चरण है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस इंटरनेट के ज़रिए और बाकी अन्य संसाधनों के द्वारा हमारे सामने परोस दी जाती हैं कि अब उनसे मुक्त होकर हम कुछ भी नया सोचने की बात कई बार हम कुंद भी हो जाती है बुद्धि की, ये क्या करें। लेकिन इसके बावजूद संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं और संभावनाएं जो हैं वो जहाँ सृजन है वहाँ संभावनाएं हैं, ये बात मान के चलिए। चंपक, चंदा मामा, वो उनका एक युग था। चंपक, चंदा मामा या साहित्य सौरभ या बाल सौरभ या बाल भारती, ये सब में अपने अपने युग में इन्होंने इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है सृजन में। इन्होंने एक नर्सरी का काम किया है और जो बिल्कुल युवा तो बाद में हुए लेकिन उससे पहले जो पीढ़ी थी उनको एक डोज दी है, एक खुराक दी है, एक मार्ग प्रशस्त किया है कि भाई इस रास्ते पर चलो, तुम्हारी सृजनशीलता बढ़ती रहेगी, तुम्हारा सब कुछ ठीक रहेगा, तुम्हारा जो IQ सिर्फ वो नहीं बढ़ेगा बल्कि तुम्हारे में एक प्रतिद्वंदिता की स्पिरिट जो है, वो शक्ति जो है, वो ऊर्जा है, वो भी जागरूक होगी जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोगों ने उन दिनों में जो मानसिक अपने पटल पर तैयारियां की वो भविष्य में उन्हें अपना जो खाका खींचने में, जीवन का मानचित्र तैयार करने में वो चीज़ें मददगार साबित हुई। और बाकी आपने बड़ा अच्छा प्रासंगिक प्रश्न उठाया है।
देखिए, संकट इस समय दोहरा है। जी दोहरा ने 13 संकट कह लीजिए। एक तो प्रिंट मीडिया का संकट है इस समय, और दूसरा संकट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है, और तीसरा डिजिटल मीडिया का भी है। तीनों संकट अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सशक्त ढंग से उभरे हैं। अब क्या करेंगे आप? इनमें आप सब जितने भी ये तीनों ही अंग हैं, इनसे आप जूझ तो नहीं सकते अलग अलग स्तर पर। ये ठीक है कि आपके सामने एक चॉइस रख दी गई है, एक पसंदगी और नापसंदगी, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। आपके हाथ में एक बटन भी दे दिया गया है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती इसको डिलीट कर दो भाई, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वहाँ स्टॉप भी कर दो। वहाँ कुछ भी आपको निर्णय लेने का अधिकार जो स्वतंत्रता से दे दिया गया है, ये बड़ा खतरनाक भी है और लाभदायक भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने परोस तो दी गई, अब इनका सदुपयोग जो है वो करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और समय कितना बदला है, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक समय था कवि सम्मेलन और मुशायरे रात को देर रात तक 1 बजे तक 2 बजे तक चला करते थे, और कई जगह तो ये हो जाता था कि सुबह की पहली किरण देखकर ही मुशायरा या कवि सम्मेलन जो है वो समाप्त होगा। लेकिन अब समय का अभाव सबको बुरी तरह से पूरे खटकता है इस बात को लेकर, वो क्या करें। अब उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं कि रात के वक्त ही अब एक पूरी पीढ़ी जो है वो जागती है, आपके सामने है। जो युवा और प्री युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से पहले की जो उम्र है, वो अब कुछ कोरोना की वजह से, कुछ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीक की वजह से, वो सारी की सारी उसका ढर्रा सोच का और जीने का सारा बदल चुका है। अब रातों को जागना एक नियमित प्रोसेस, नियमित प्रक्रिया बन गई है युवाओं की भी, और जो बाल मन है उनकी भी। बाल मन की इसलिए बन गई कि आपने उनके सामने कोई ऑप्शन, कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। आपने उनको ऑनलाइन शिक्षा लेने पे मजबूर ही कर दिया कि जब भी हो भाई ऑनलाइन पढ़ो और ऑनलाइन अटेंड करो, ऑनलाइन लेक्चर और सब कुछ आप ऑनलाइन उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें प्रस्तुति देने की एक प्रकार से उन पर दबाव है। अब ये जो सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला है, इसने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, लेकिन इन चुनौतियों से जूझा भी जा सकता है, जूझा जा भी रहा है, और ऐसा हताश करने वाला कोई कारण नहीं है कि जिनसे हम सिर नीचे करके या चिंता की मुद्रा में या चिंतातुर होकर बैठ जाएं। सर, एक प्रश्न यहाँ उठ के आता है जी कि हिंदी में अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य सृजन हिंदी में तो हो ही रहा है। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम बात यदि करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हरियाणा हरियाणवी बोली के लिए जाना जाता है, और उसकी भी आगे बहुत सारी छोटी छोटी उपबोलियाँ हैं, उपबोली की भी आगे बच्चियाँ हैं। तो जो हरियाणवी भाषा में क्या इतनी सकत है, क्या इसमें इतनी शक्ति है, क्या उसमें उतना सामर्थ्य है कि उसमें भी एक अनाधिकारिक तौर पर साहित्य की सृजन किया जा सके ताकि वो जन जन तक वो पहुँचे? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना, मुझे अच्छा लगता है आपसे इस बारे में चर्चा करना कि ये संभावनाएं पूरी की पूरी मौजूद हैं, और ये अतीत में भी मौजूद रही हैं जी। ब्रज भाषा इसी हरियाणवी अंचल का ही एक अंग है जी। और इसी में ही शौरसेनी और कितने ही अपभ्रंश के रूप में भाषाएं पनपी, बोलियां पनपी, और उन सब का साहित्य जो है वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से उरियां होता गया, स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता गया। और उसका महत्व सबसे बड़ा ये निकला कि अगर आज रत्नावली के नाम से अगर कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा 4 दिन समारोह चलता है तो उसमें लाखों लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। जी जी। कुछ लोग तो लाइव वहाँ पर मौजूद रहकर गवाही देते हैं, और कुछ लोग आप लोगों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से उनके साक्षी बनते हैं। और इस तरह से जो संदेश है व्यापक स्तर का वो दूर तक जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हरियाणवी भाषा में गज़लें भी लिखी जा रही हैं, जी जी, गीत लिखे जा रहे हैं, नवगीत लिखे जा रहे हैं। हरियाणवी भाषा में उपन्यास और कहानी का चलन भी है जी।
हम हर वर्ष हरियाणवी भाषा में अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं जी। और मुझे इस बात का गर्व है कि उसके विकास और उसके विशेष रूप से उसको रचनाकारों को सम्मान देने की दिशा में हम लोग क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर, भाषाई सीमा से बिल्कुल ऊपर उठकर, ऊपर जाकर हम लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं। लक्ष्य यही होता है कि यदि इनको प्रोत्साहन मिलेगा तो इनकी बात जन जन तक, सामान्य व्यक्ति तक, आंचलिक क्षेत्रों में बड़े सशक्त ढंग से प्रस्तुत होगी और जब ये प्रस्तुत होगी तो संस्कार सामने आएंगे। क्या है कि हरियाणवी जो है, जो कि हरियाणवी साहित्य को जिंदा रखने वाली जो एक कौम है, वो तो विश्व भर में फैली है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे वो हमारे कुछ पड़ोसी देश ही क्यों ना हो। तो इस पर कोई यदि कोई प्रसंग आप बताना चाहें कि आप जब बाहर जाते हैं, आप हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो वहाँ जाके लोग आपसे मिलते हैं तो कैसा उनका आपके प्रति प्रतिक्रिया रहती है, कैसा प्रेम भाव से वो भर उठते हैं? नहीं, वो अंतरंग भाव से मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक दो उदाहरण दे के बात को और स्पष्ट करता हूँ। हम लोग पाकिस्तान की यात्रा पे गए, वो एक आधिकारिक यात्रा थी। उस वक्त उस समय के मुख्यमंत्री भी साथ थे और उस वक्त वहाँ के जो हरियाणवी जन जो यहाँ के मेवात के क्षेत्रों से या हिसार के क्षेत्रों से या कैथल आदि नगरों से, कस्बों से वहाँ पर जाकर बस गए थे, वो सारे के सारे एक अपनी पहचान को खोजने के लिए सारे इतने उत्साह के साथ वो स्वागतार्थ वहाँ आए और उन्होंने हर तरह की गतिविधियों, जैसे हरियाणवी रागनी है, सांग है, तो ये सब सांग की और हरियाणवी रागनी की प्रस्तुति उन्होंने जिस तीव्रता के साथ की, कई बार आज की यहाँ की पीढ़ी नहीं भी कर पाती। वो इसलिए कि उनके सामने अपनी पहचान की श्रेष्ठता की धाक जमाने का एक मामला था। वो बताना चाहते थे कि वहाँ के बाशिंदों को कि हम लोग जिस प्रांत को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर भी आई है, हमारा साहित्य भी आया है, हमारी जो लोक संस्कृति की जो खुशबू है वो भी इतनी ज़्यादा हम साथ लाए हैं कि इसको आप देखिए, इसका आनंद लीजिए और आपको भीतर तक एक सुख का संचरण होता हुआ दिखाई देगा। और यही एहसास, यही भावना केवल वहाँ नहीं बल्कि ये ब्रिटेन में भी विद्यमान है। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लेखक, कवि, उद्घोषक आकाशवाणी पे, वहाँ की आकाशवाणी में कह रहा हूँ, BBC पे और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये सक्रियता हमने सूरीनाम में भी देखी। वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर मुझे सरकार की ओर से भागीदारी लेने का अवसर मिला जी। तो बड़ा सुखद था। जो मुख्य अतिथि है वो उपराष्ट्रपति है, उसका नाम है अयोध्या प्रसाद सिंह। अब ये देखिए कि ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, हमारे साथ हमारे संस्कार जाते हैं। और उसी सारे क्षेत्र में जो गिरमिटिया लोग जो गए थे, उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक प्रतिमा लगा रखी और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए एक पुल भी बनाया हुआ है। प्रतिमा को वो लोग, उसके नीचे जो कैप्शन लिखा है कि माई बाप जी, माई बाबा की मूर्तियाँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अरिस्टोक्रेटिक पृष्ठभूमि से है, चाहे वो संभ्रांत पृष्ठभूमि से है या इलीट क्लास का व्यक्ति है, वो भी सबसे पहला काम ये करता है कि अपने कार्यालय या अपनी जो कारपोरेट सेक्टर में उसका एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ जाने से पहले वो माई बाबा को नमन करना और पुष्पांजलि अर्पित करना नहीं भूलता। ये नियम है उनका जी जी। तो ये प्रकार से अपनी पहचान को बड़ी खूबसूरती से, यही स्थिति मॉरिशस में है, यही स्थिति फिजी में है, जहाँ अगला विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है जी। सर, ये तो बातें हमने कुछ बाल्यावस्था की बातें की हैं, कुछ युवावस्था पर बातें की हैं। अब कुछ जैसे कुछ जो एक जो पूरी तरह से वयस्क वर्ग है, उनमें भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदी पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है। लेकिन जो एक समय था, अगर आप को स्मरण हो, कादम्बनी, धर्मयुग और इस तरह की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो थी प्रकाशित होती थी और उन्हें बड़े चाव से पढ़ा जाता था। और यदि हम आज की बात करें तो नया ज्ञानोदय है
और समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन 2-3 को यदि छोड़ दिया जाए, या कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, उनको हंस जैसे एक थी, तो इन सब को यदि छोड़ दिया जाए तो जो प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्र पुस्तिकाएं हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों हो गई है? और जबकि ये बात नहीं है कि पाठकों की संख्या नहीं, पाठक अभी भी पढ़ते हैं, परंतु इसको किस तरह से आप जो है एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें आपने सवाल बड़ा प्रासंगिक उठाया है, लेकिन अब इसमें बात यह है कि जो निजी क्षेत्र में जो पत्रिकाएं छपती थी, चाहे धर्मयुग था, चाहे पराग था, चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान था, या अन्य पत्र, नई कहानियाँ या सारिका, ये सारी की सारी जो पत्र पत्रिकाएं थी, इनकी संख्या लाखों में होती थी। अब स्थिति ये है कि संख्या की दृष्टि से बहुत सीमित दायरों में ये पत्रिकाएं आती हैं। वो भी एक कारण स्पष्ट है कि जो प्रकाशक है उसके सामने बाज़ार का संकट भी है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पत्रिकाएं बंद की तो उनके सामने विकल्प, उनके सामने एक बहाना यही था कि हम लोग कारपोरेट सेक्टर में जी रहे हैं जी, और यदि हम वायबल उसको पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं बना पाते, बाज़ार की शर्तों पर खरा नहीं उतार पाते, तो उसको हम जंगल में मोर नाचा वाली बात हो जाएगी, किसने देखा। तो ये सारे के सारे संकट जो हैं ये पूरी तरह से बहुत चुनौती के रूप में सामने आए हैं। अब हमने इस दिशा में प्रयास किया है, हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से हमने अब कुछ पुस्तकें जो हैं वो कॉफ़ी टेबल बुक उसी शेप में भी प्रकाशित की हैं, ताकि एक बहुरंगा जो प्रकाशन है या जो आकर्षक प्रकाशन है, मुद्रण है, यदि उसके रूप में हम कोई गंभीर भी कृतियाँ प्रकाशित करते हैं तो नया पाठक उनका भी स्वागत करेगा और उनके माध्यम से वो मर्म तक पहुंचेगा। जी जी जी। तो ये एक अंतर ये पड़ा है, लेकिन अंतर को हम जूझने के लिए हमें अपनी नई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा और उनके अनुकूल अपने आप को ढालना भी पड़ेगा। और उसमें बाज़ार की अपनी शर्तें हैं जी, और जो पाठक है उसके सामने विकल्प बहुत ज़्यादा है, विकल्प की भरमार है। किंडल खोल लीजिए, किंडल पे कम से कम हज़ारों की संख्या में पुस्तकें, पत्रिकाएं पड़ी हुई होती हैं। अब उनको कई बार सभी लोग खोल भी नहीं पाते, लेकिन जब भी समय मिलता है उनको खोल लेते हैं। अब पत्रिका अगर आप धर्मयुग दोबारा आरंभ करना चाहें तो उसकी व्यवहारिकता पे सवाल उठेंगे सर। प्रकाशक भी स्वयं भी परेशान होगा कि अब कहाँ तक मैं आगे ले जाऊँ। हर वस्तु अपना मूल्य मांगती है, कलाकार, लेखक अपना परिश्रमिक जो है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इनमें सीमा रेखाएं हैं, उसके बावजूद हम लोग जीवित हैं और सब कुछ किसी ना किसी रूप में चल रहा है। इस बात को आप, इस बात की सराहना कीजिए कि जो लोग इसको चला रहे हैं वो सभी चेतावनियों और चुनौतियों के बावजूद इसका बड़ी दृढ़ता से सामना भी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी खबर है जी। सर, जैसे आजकल एक नया प्रचलन आया है, यदि हम काव्य गोष्ठी की बात करें, काव्य गोष्ठियाँ पूरे भारतवर्ष में होती हैं, हरियाणा में भी बहुत सारी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, और वो बहुत, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि मैंने वो युग भी देखा है जब बहुत सारे लोग बहुत चाव से काव्य पाठ सुनते थे और भोर हो जाती थी। समय सूरज की पहली किरण के साथ वो जो कवि गोष्ठियाँ थी संपन्न होती थी। आजकल सर एक नया ट्रेंड जिसे हम कहेंगे, एक चलन निकल के आ रहा है हास्य कवि गोष्ठी का। तो हास्य कवि गोष्ठी में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी अपनी कृतियाँ करते हैं, उस पर कटाक्ष भी होता है, उसमें कुछ साहित्य का पुट भी होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो हास्य कवि गोष्ठियाँ हैं वो एक फूहड़ता का रूप ले लेती हैं, वो एक साहित्य में एक हल्का पंसा लाती हैं। तो और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि वो बहुत लोकप्रिय भी हैं। तो ये जो एक विसंगति है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है, ये भी बड़ा अटपटा सा मामला है, जिसको सीधे रूप में सपाट बयानी के रूप में हम लोग कह दें कि नहीं जी, लोकप्रिय जो चीज़ होगी वही लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मानकर चलिए कि गंभीर कविता यदि वो ढंग से पढ़ी जाती है, उसका पाठ अगर सशक्त ढंग से होता है,
तो वो भी अपनी यादें, अपनी स्मृतियां जो हैं वो छोड़ जाती हैं। जी। अब एक समय था बच्चन जी जब मधुशाला पढ़ते थे, और बच्चन जी का जो अपना स्वरूप था, हालांकि उनकी संतानों ने भी इसको पढ़ा, बच्चन रिसाइट्स, बच्चन के नाम से इनका आया भी, सब कुछ हुआ, अमिताभ बच्चन ने भी प्रस्तुति की, लेकिन जिस मूल रूप में, मौलिक रूप में बच्चन स्वयं, हरिवंश राय बच्चन स्वयं डूब कर पढ़ते थे, डूब कर, तो उस वक्त ये आभास होता था कि कविता जो है वो कितनी, उसका जो जादू है, सर चढ़कर कैसे बोलता है, इस बात का अनुमान तो लगाइए। अब दिनकर जी की उर्वशी है, अब पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे, वो बात चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उर्वशी को, उसका पाठ करते हुए दिनकर जी को सुना है, उनके मस्तिष्क पे उनकी छवि बिल्कुल अलग से अंकित है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बार फ्रांस में, पेरिस में एक पोइट्री सम्मेलन था, कविता सम्मेलन था, विश्व कविता सम्मेलन, वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल। उस मौके पर दिनकर जी को भी बुलाया गया। तो वहाँ ये परंपरा है कि मैं भी जर्मनी बाद में गया तो वहाँ भी ये परंपरा थी कि एक कवि अपना मूल भाषा में कविता पाठ करेगा और उसके बाद उनका जो अनुवादक है वहाँ की भाषा का, वो उसका अनुवाद रूप प्रस्तुत करेगा। लेकिन दिनकर जी ने उस वक्त कहा था कि आप एक प्रयोग के रूप में आयोजकों से कहा था कि मेरी कविता मुझे बिना किसी अनुवादक के दखल के उसका पाठ करने दीजिए, और उसके बाद अगर आपको ये लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अनुवादक को दे दीजिएगा। अब मैं एक संक्षेप में आपको मैं कुछ पंक्तियां दिनकर जी की सुनाता हूं, और उसी रूप में, जिस रूप में वह स्वयं पढ़ा करते थे। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। उनकी उर्वशी के कुछ एक पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, बहुत लंबी, प्रसंग बहुत लंबा है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, ये उनका एक तेवर होता था कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, और मरते मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, और अंध तम के भाल पर पावक चलाता हूं, और बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूं। जहाँ स्यंदन उनको लगा कि मुश्किल है, वहाँ थोड़ा सोचने, उन्होंने आसानी से भी बोल दिया कि बादलों के शीस पर रथ को चलाता हूँ, और ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, पर न जाने बात क्या है, समापन की ओर मैं आ रहा हूं कि पर न जाने बात क्या है, कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, कि फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। अब ये तेवर जो है, और उसके बाद आयोजकों ने कहा नहीं साहब, जिस ढंग से आपने इसका पाठ किया है, अब वी डोंट अंडरस्टैंड कि अब कोई ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी या कोई ट्रांसलेटर इससे न्याय भी कर पाएगा। जी 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 जी, जी। तो ये एक प्रकार से जो प्रस्तुतियां हैं ये बड़ी विचित्र होती थी एक समय में, जिनका अभाव है, और उसके लिए एक ही बात है कि वो समर्पण भाव कवियों में फिर से उसको भरने की आवश्यकता कभी कभी महसूस होती है। सर, अंत में अब एक मैं और प्रश्न आपसे करना चाह रहा था कि इतना गौरवशाली इतिहास हरियाणा साहित्य अकादमी का रहा है, तो किस किस प्रकार की गतिविधियां अकादमी द्वारा की जाती हैं, और क्या पूरा एक कैलेंडर क्या रहता है, किस प्रकार की गतिविधियां वर्ष के विभिन्न चरणों में की जाती हैं। और इससे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है सर कि हर एक विद्यार्थी के लिए, साधक के लिए, उसके परिश्रम के लिए पारितोषिक जो है एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ है, पुरस्कार पाना एक बहुत ही बड़ा एक अनुकंपा होती है। तो किस प्रकार के पुरस्कार साहित्य अकादमी देती है और किन किन चरणों में देती है, इस पर थोड़ा सा जी, मुझे इस बात का भी गर्वपूर्ण उल्लेख करना चाहिए। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि कई बार राजनीतिज्ञों की सोच साहित्य के बारे में बड़ी उदासीन सी होती है जी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो कि अकादमियों के, पंजाबी अकादमी, हिंदी अकादमी, ग्रंथ अकादमी,
और उर्दू अकादमी, इन सभी अकादमियों के, संस्कृत अकादमी, इन सभी अकादमियों के अध्यक्ष भी वही हैं। तो एक अध्यक्ष के रूप में वो उसके हर वार्षिक समारोह में पूरी भागीदारी अपनी दिखाते हैं, सक्रियता दिखाते हैं। और उनका एक आदेश मुझे नहीं भूलता कि उन्होंने कहा था कि मेरे साहित्यकार को, मेरे प्रदेश के, मेरे अंचल के साहित्यकार को इतना सम्मान और इतना बड़ा पुरस्कार दो कि अन्य किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में वो ना दिया जाता। वाह वाह। और आज हरियाणा भी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आजीवन साहित्य साधना के लिए 7 लाख का पुरस्कार हम देते हैं। सूरदास जी के नाम पे सम्मान राशि जो है वो भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी हैं या बाकी अन्य पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, और इसी तरह से आंचलिक साहित्य से जुड़े हुए मेहर सिंह जी हैं, या उन सबकी स्मृति में पुरस्कार चल रहे हैं। और वो पुरस्कार अब नियमित रूप से दिए जा रहे हैं और उनको स्वयं मुख्यमंत्री अपने हाथों से देते हैं, सम्मानित करते हैं। और सम्मानित करने के साथ साथ एक विशेषता मैं आपको बताऊं जी कि कई बार आग्रह होता है हम सब लोगों का कि आप अपनी जो है मन की बात भी कहने का आपके पास तरीका, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि जब तक आप लोग अपने भाषण जारी रखे हुए थे, मैंने एक छोटी सी कविता भी लिख ली है और ये कविताएं जब भी एकत्र हो जाएंगी आपके पास में किसी प्रतियोगिता के लिए भेजूंगा, निर्णय आप करते रहिए। लेकिन उन्होंने बाकायदा कविता, जो तात्कालिक रूप से लिखी गई कविताएं, उनका स्वयं पाठ किया, तो ये अच्छा लगा। कितनी सक्रियता से अगर कोई इन्वॉल्व होता है, कोई भी राज्याध्यक्ष या राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो वो एक सुखद बात होती है। और इस बारे में ये शुक्र है, हम भाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री, जो कि अकादमियों के अध्यक्ष भी हैं, पूरी रुचि के साथ सभी अकादमियों को समान रूप से प्रोत्साहित करते हैं। और अंत में जाते जाते आपको एक बात का और उल्लेख करता हूँ कि हमारी अकादमियाँ ही सिर्फ ऐसी हैं जो डिजिटल मीडिया पे जुड़ी हुई है। वाह। अब उसमें हम लोग 2 चैनल, 2 एपिसोड रोज़ देते हैं साहित्य अकादमी की ओर से, और एक में तो जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो 16 या 17 हज़ार का आंकड़ा पार कर चुकी है। बहुत अच्छे। और यही साहित्य अकादमी के एपिसोड पे चलता है मामला, जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक होते हैं। तो ये एक सुखद बात है कि हम लोग, जो समय की मांग है, उसकी कहीं भी उपेक्षा का आरोप हमारे ऊपर लग ही नहीं सकता। जी, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत सारी बातें बताई। तो इन सब बातों से हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि हरियाणा में हिंदी सेवा, साहित्य सेवा पूरे जोश और खरोश से चल रही है। हरियाणवी साहित्य या हिंदी में हरियाणवी साहित्य या हरियाणा में साहित्य जो है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत सारे साहित्य से जुड़े हुए अनछुए पहलुओं पर आपने चर्चा करके हमारे ज्ञान में वृद्धि की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सर। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।